स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार की चौथी क्लास को लेने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले की जो 3 क्लासें हुई, उन 3 क्लासों के अंतर्गत हमने आपको अलंकार की भूमिका बताई और अलंकार की भूमिका के साथ साथ अलंकार के भेदों पर भी चर्चा की और अलंकार के भेदों के साथ साथ ही हमने वृत्त्या यानी अनुप्रास अलंकार के भेद वृत्त्या अनुप्रास पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी। कल मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, वहां एक बालिका का मैसेज आया था जिसमें उसने ये मुझसे पूछा था कि सर कहीं ना कहीं वृत्त्यानुप्रास अभी कुछ कम स्पष्ट मेरा हो पाया है। कोई बात नहीं है, नहीं स्पष्ट हुआ तो वह आज जरूर स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है और आप उसे कमेंट बॉक्स में रख करके उन प्रश्नों का जवाब हमसे पूछना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए, और जहाँ पर उनको दिक्कत आती है वो हमसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं वृत्त्या अनुप्रास को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि वो जो कल कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत कम समझ में आया था, कम क्लियर हो पाया था, वो आज और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं वृत्त्यानुप्रास की स्थिति को। हालांकि कल मैंने इन उदाहरणों की चर्चा की थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस परिभाषा को और अधिक शार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि वृत्त्यानुप्रास आप कैसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आएगा, क्योंकि इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। बस ध्यान रहे कि आप मन से ना हारे, क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वह मन से ना हारे, और आपको कभी भी मन से हारने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि मैं हूं तो आपको मन से हारने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यह पंक्ति कवि वृंद की है और कवि वृंद महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि यदि निरंतर रस्सी, क्योंकि रस्सी मुलायम होती है, निरंतर रस्सी के आने जाने से यदि कठोर पत्थर कट सकता है, तो व्यक्ति के निरंतर परिश्रम करने से उसे कोई भी चीज आ क्यों नहीं सकती है, अर्थात वह उसे जरूर आएगी। बस आवश्यकता है बेहतर तरीके से उन चीजों का अभ्यास करने की। आइए वृत्त्यानुप्रास की स्थिति को देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो वृत्त्यानुप्रास है, ये जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार भेद किसका है भैया? तो आपको खूब अच्छे से पता, मैंने कल ही आपको बताया था कि जो वृत्त्यानुप्रास है, यह वृत्त्यानुप्रास जो भेद है भैया, यह भेद है अनुप्रास का। किसका भेद है? अनुप्रास का। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे वो वृत्त्यानुप्रास हो, चाहे वो छेकानुप्रास हो, चाहे वो लाटानुप्रास हो, चाहे वो श्रुत्यानुप्रास हो, चाहे वो अंत्यानुप्रास हो, अनुप्रास के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों के अंतर्गत आने वाले जो सभी उदाहरण होंगे, वे सभी उदाहरण अनुप्रास के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि उन्हीं के भेद हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है, और मैं उसमें आपको ऑप्शन दे दूं अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनमें से कोई नहीं, तो आप तुरंत कहोगे सर ये अनुप्रास का भेद है। किसका भेद है? अनुप्रास का। किंतु वही मैं आपसे पूछ लूं कि यह अनुप्रास का कौन सा भेद है, और अब मैं ऑप्शन में क्या करूंगा, अनुप्रास नहीं दूंगा, वरन अब मैं ऑप्शन में इसमें दूंगा, इसमें वृत्त्या है, लाटा है, श्रुत्या है, अंत्यानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? तब आपको कहना होगा कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में वृत्त्यानुप्रास है। क्या भैया? वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि अनुप्रास का ही तो भेद है, तो भेदों के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण होंगे वो अनुप्रास की श्रेणी में भी तो आएंगे। हां, जरूर आएंगी,
बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, मैंने कहा था जहां पर एक वर्ण की क्रमिक आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब आप पहले इस परिभाषा को समझिए। मैंने क्या कहा? जहां पर एक ही वर्ण, कितने वर्ण हो भैया? एक वर्ण हो। कितने वर्ण? एक वर्ण। ध्यान से समझो, आप पूरी गारंटी आपकी समझ में आए। क्यों नहीं आएगी समझ भाई, ये आप हमें बताएं। एकदम समझ में आएगा। आप ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा? जब काव्यगत किसी पंक्ति में एक ही वर्ण, कितने वर्ण? एक वर्ण क्रमिक मतलब होता भैया क्रम से। क्या भैया? क्रम से, यानी लगातार। क्रम से का मतलब लगातार। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। क्या भैया? दोहराव कि मतलब यदि काव्यगत किसी पंक्ति में एक ही वर्ण क्रम से एक से अधिक बार दोहराया जाए, चाहे वो आप एक बार दोहराएं। एक बार दोहराने का मतलब यह हो गया कि कोई चीज एक बार आई है, ठीक है, कोई चीज एक बार नहीं, वरन उसको कितनी बार आना? दो बार आए। जब दो बार आएगी, जैसे एक यहां पर भी लिखा आपने 01 और 01 आपने यहां भी लिखा। अब आप हमें बताएं, 0101 आया दो बार है, किंतु इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो इसकी आवृत्ति एक बार हुई। आवृत्ति का मतलब दोहराव, अर्थात यह जो अंक है कितनी बार दोहराया गया है? एक ही बार तो दोहराया गया है, एक ही बार तो दोहराया गया। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, कि आखिर वह एक वर्ण जो है वह क्रम से कितनी बार दोहराया गया है। उसके दोहराने की स्थिति एक बार भी हो सकती है, एक बार भी हो सकती है, और एक से अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन वर्ण एक ही होना चाहिए। एक ही वर्ण काव्य की पंक्ति में क्रम से, चाहे वो एक बार दोहराया जाए, चाहे वो एक से अधिक बार दोहराया जाए, तो वहां पर होता क्या है? तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। बात समझ में आ रही ना? अब ये दोहराने की जो स्थिति, दो महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिए आप। एक भैया इसमें ध्यान में आपको रखना है, देखिए इसमें केवल वर्ण से मतलब होता है, उसमें मात्रा से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने क्या कहा? इसमें वर्ण की महत्ता होती है। महत्ता, इसमें वर्ण की महत्ता होती है, अर्थात आपको वर्ण ही देखना है, उस वर्ण पर लगी मात्रा से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में आपको यह रखना भैया कि ये वृत्त्यानुप्रास की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये किसी शब्द में या तो शुरू में होता है या तो ये अंत में होता है, बीच में नहीं होता है। अर्थात जो वर्ण होगा वह वर्ण या तो शब्द के, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमार, तरुवर, बहुछाये में ता वर्ण शब्द के पहले वर्ण के रूप में आ रहा है, तो
ये वृत्तानुप्रास की जो स्थिति होती है, यह तो शब्द के पहले वर्ण के रूप में होती है या तो शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में होती है। ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा? यह स्थिति या तो शब्द में प्रथम वर्ण में या अंतिम वर्ण में उत्पन्न होती है। ध्यान से समझिएगा। जैसे तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, या एक उदाहरण और ध्यान दीजिए आप, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेशहु, जाहि, निरंतर, ध्यावै। ध्यान से देखो आप, यहां ऊपर आप देख रहे हैं तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में कितने वर्ण आ रहे हैं लगातार? बताओ। एक ही वर्ण तो आ रहा है। इसमें देखिए ना कितनी बार आया है? नहीं आया ना कई बार। इसमें देखिए जा कई बार आया है? नहीं आया है। इसमें केवल तावर्ण ही है जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने यही तो आपसे कहा। देखिए यहां पर, जब काव्यगत किसी पंक्ति में एक ही वर्ण क्रमशः मतलब होता है क्रम से आना। क्रम का मतलब कैसे? अगर पहले शब्द का पहला वर्ण है तो सबका शब्द का पहला वर्ण होना चाहिए। यदि शब्द का अंतिम वर्ण, देखिए इसमें शेष वाले देखिए, इसमें देखिए अंतिम वर्ण देखिए सा, आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहां पर शब्द के अंतिम वर्ण देखिए एक जैसा आ रहा, यही क्रम है। मैंने क्या कहा कि जब जहां पर एक ही वर्ण क्रमिक मतलब होता है क्रम से, आवृत मतलब होता है दोहराव। जब काव्यगत किसी पंक्ति में एक ही वर्ण क्रमशः यानी लगातार दोहराया जाए और यह स्थिति चाहे एक बार हो या फिर एक से अधिक बार हो। अब यह स्थिति एक बार भी हो सकती, मैंने आपको कल ही बताया था। एक बार कैसे होता, चलिए वो मैं आपको बता दूं। एक बार का मतलब मैंने कल ही आपको बताया था, सपने सुनहले का ऑप्शन दिया था। सपने सुनहले मन भाई। अब सपने सुनहले में आप देखिए ये सा की स्थिति एक बार, दो ही बार तो हुई। अब आवृत का मतलब होता है दोहराव। यह सावर्ण कितनी बार दोहराया गया? तो सावर्ण जब कोई चीज एक बार आती है और दोबारा आती तभी तो दोहराव होता है। अर्थात सावर्ण के दोहराव की स्थिति एक ही बार न हुई। वही तो कहा जा रहा है, जहां पर एक ही वर्ण
क्रम से अर्थात लगातार दोहराया जाए और यह दोहराव की स्थिति चाहे एक बार हो, तो यहां पर एक ही बार हुआ है, यहां पर भी आपका वृत्तानुप्रास ही है। ठीक है, एक बार हो दोहराव हो रहा है इसलिए वृत्तानुप्रास। आगे दिया क्या दिया गया है कि एक से अधिक बार, तो यहां आप देख रहे हैं तरनी में, तरन तनोज तट तमाल तरुवर में ता वर्ण एक से अधिक बार दोहराया जा रहा है। अरे भाई देखिए, यहां पर तनिन तनुजा में आप देख रहे हैं तावर्ण यहां आया है, तो पहला वाला शून्य मान लिया गया। अब ये तावर्ण कितनी बार आया गया, तो जाहिर सी बात ये एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, अर्थात तावर्ण को कितनी बार दोहराया गया। आवृत मतलब होता दोहराना, कितनी बार दोहराया गया, तो तावर्ण को एक से अधिक बार दोहराया गया। एक से अधिक बार दोहराया, भाई चार बार का मतलब चार एक से अधिक होता ना, तो एक से अधिक बार दोहराया गया, तो वही तुमने लिखा कि एक से अधिक बार उसे दोहराया जाता है, या स्थित चाहे एक बार हो जाए चाहे एक से अधिक बार हो जाए। तो यहां एक बार हुआ है और यहां पर एक से अधिक बार हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह स्थिति जो उत्पन्न होती है वो किसी शब्द में या तो प्रथम वर्ण में उत्पन्न होती है या फिर यह स्थिति क्या होती है, अंतिम वर्ण में उत्पन्न होती है। तो ये जो पहला उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर वाला, इसमें क्या भैया, इसमें शब्द के प्रथम वर्ण में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, और दूसरे में आप देख रहे हैं कि यह स्थिति शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में उत्पन्न हुई है। यहां पर देखिए, शब्द में अंतिम में सा आया है, शब्द में अंतिम में सा आया है, शब्द में अंतिम में सा आया है, शब्द में अंतिम में सा आया। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने आपसे यही कहा कि जहां पर एक ही वर्ण की क्रमिक आवृत्ति चाहे एक बार हो जाए चाहे एक से अधिक बार हो जाए, वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। लेकिन यह स्थिति एक ही वर्ण के साथ में ऐसा होना चाहिए, दो वर्ण तीन वर्ण ऐसे क्रमागत नहीं आने चाहिए कि पता चले यहां पर कल 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 तीन चार बार आ जाए, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब वृत्ता नहीं, तब कुछ छेका की स्थिति बन जाएगी। दो बार तीन बार आया तो छेका की स्थिति बनेगी, लेकिन यहां पर वृत्तक नहीं, जैसे कल कल दो बार आ गया तो अब ये छेका बनेगा, का और ला दो बार आया यानी दोहराव उसका एक बार हुआ, यानी अब यहां पर क्या हो जाएगा, छेका। लेकिन वृत्त्या में क्या होता है, एक ही वर्ण होता, एक ही अक्षर होता है, वही एक ही वर्ण या एक ही अक्षर जो होता है वो एक से अधिक बार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें भैया इसके मात्रा से कोई मतलब नहीं है, मात्रा से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। पता चले यहां पर शेष जगह से अगर होता तो कहते नहीं सर यहां पर से पर एक ही मात्रा लग गई, सा से कोई मतलब नहीं। बेटा मैंने आपको बताया भैया कि यहां पर केवल वर्ण से मतलब है, अक्षर से मतलब है, यहां उस पर लगी हुई मात्रा से कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ में? शायद ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। चीजें स्पष्ट हो गई हैं तो हम लोग इसके अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार इसका कौन सा है? वृत्तानुप्रास के बाद में अगला नंबर आता है छेकानुप्रास का, जो कि वृत्त्या का ठीक विपरीत है। आपके मन में कंफ्यूजन अब और ज्यादा उत्पन्न होगा, लेकिन अगर यहां का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, यहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, वहां पे क्या होगा कि एक जो वर्ण होगा वो एक नहीं होगा, अधिक वर्ण, अर्थात जब अनेक वर्णों की आवृत्ति, यहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, और छेका में क्या होगा कि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी। यहां पर एक वर्ण ता 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 एक से अधिक बार आया, ठीक है, लेकिन छेका में क्या होगा, वहां पर अनेक वर्ण होंगे, वहां पर अनेक वर्ण होंगे, वो आएंगे कितनी बार? एक बार आएंगे। ये दोनों में अंतर है, यहां पर एक वर्ण अनेक बार और वहां पर एक वर्ण, यहां पर एक वर्ण अनेक बार और वहां पर अनेक वर्ण एक बार। ठीक इसी का अपोजिट नियम, विपरीत नियम, उल्टा नियम कार्य किसमें करता है? छेकानुप्रास में। शायद ये चीजें समझ में आई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आगे करता हूं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लेकिन एक बात और, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से रखिएगा, मैं पुनः बताऊंगा, मैं पुनः बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पुनः इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पेपर टाइम में नहीं होनी चाहिए। आप 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार की वीडियो में एक ही चीज बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए।
लिख लिया, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वृत्या के बाद में अगला जो अलंकार का प्रकार है उसे हम कहते हैं छेकानुप्रास। क्या कहते हैं भैया? छेकानुप्रास कहते हैं। जब आप छेका पढ़ेंगे तो ये चीजें और भी ज्यादा आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम बेफिक्र रहिए। अगला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। अलंकार। मैं आपसे पहला ही प्रश्न पूछूं कि ये जो छेकानुप्रास अलंकार है यह किसका भेद है? यह अनुप्रास का भेद है, यह यमक का भेद है, या श्लेष का भेद है, या फिर यह उपमा अलंकार का भेद है? तो किसका भेद है? तो जाहिर सी बात है यहां पर नुप्रास आया है, अर्थात यह अनुप्रास अलंकार का भेद है। किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का भेद है, दूसरा भेद है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा आप, और जब ना समझ में आए तो वीडियो को आप एक दो बार आगे पीछे करके देख लिया करिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो बार देख लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी भैया। ठीक है, अब देखिए इसमें पहली महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे पूछा जाए कि छेका का अर्थ क्या होता है, पेपर में पूछा गया है, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, छेका का अर्थ, तो छेका का अर्थ होता है भैया चतुर। क्या होता है? चतुर होता है। छेका का अर्थ क्या होता है? चतुर होता है। और विग्ध होता है। विद्यग्ध, विद्यग्ध होता है। विद्यग्ध का अर्थ होता है भैया विद्वान। क्या अर्थ होता है? विद्वान। और विद्यग्ध जो है ये पेपर में पूछा गया है, विद्यग्ध वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा गया है। विद्या की आग में तपा हुआ, विद्या की आग में तपा हुआ। विद्या की आग में तपा हुआ या तपे हुए को हम क्या कहते हैं? तो विद्या की आग में तपे हुए व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्यग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यग्ध कहते हैं। इस विद्यग्ध का अर्थ क्या होता है? तो इस विद्यग्ध का अर्थ होता है भैया विद्वान। क्या अर्थ होता है भैया? विद्वान होता है। क्या अर्थ होता है? विद्वान होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो छेकानुप्रास अलंकार होता है वह किस अलंकार का विपरीत अलंकार माना गया है। मैंने कल बताया था आपको किसका है, तो वह वृत्यानुप्रास का विपरीत अलंकार है। आप लिखेंगे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, अलंकार वृत्यानुप्रास का, वृत्यानुप्रास का विपरीत अलंकार है। विपरीत अलंकार है। अलंकार है, विपरीत अलंकार है। क्या भैया? विपरीत अलंकार है। परिभाषा,
परिभाषा। इसके पहले वाली जो वृत्तानुप्रास आपने पढ़ा था उसमें अनेक वर्णों की आवृत्ति नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही थी। यहां पर क्या होगा, जब काव्यगत किसी पंक्ति में अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, किंतु वह आवृत्ति स्वरूपता वह क्रमता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य की पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में, पंक्ति में अनेक वर्णों की, क्या भैया, अनेक वर्णों की, अनेक वर्णों की, अनेक वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो, कितनी बार हो, एक बार हो, किंतु यह आवृत्ति स्वरूपता वह क्रमता होनी चाहिए। आप यहां लिख लेंगे किंतु किंतु यह आवृत्ति, यह आवृत्ति स्वरूपतः, स्वरूपतः व क्रमतः, क्रमतः होनी चाहिए, होनी चाहिए। तब क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है भैया, तब होता है आपका छेका अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है भैया, तब होता है आपका छेका अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है भैया, छेका अनुप्रास। ध्यान से समझिए, जब काव्य की किसी पंक्ति में, जब काव्य की किसी पंक्ति में अनेक वर्ण, इस बार एक वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, एक वर्ण का दोहराव नहीं होगा, वरन अनेक वर्णों का जो दोहराव होगा वो कितनी बार होगा, केवल और केवल एक बार। ये महत्वपूर्ण बात है। वहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही थी और यहां पर अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी। कितनी बार होगी, एक बार होगी। ठीक है, आ रहा समझ में, बात समझ में आ रही ना कि कैसे क्या होगा। जैसे, जैसे में आप लिखेंगे जैसे, राम रमापति करधनु लेहि, लेहि, राम रमापति करधनु लेहि। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर रावर्ण और मावर्ण ये कितनी बार आए हैं, तो ये भैया दो बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं ना। आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर रावण एक वर्ण हो गया, मावर्ण दो वर्ण हो गया, तो दो वर्ण हुआ, दो वर्ण का मतलब हो गया एक से अधिक। अरे भाई कोई चीज एक होती है, क्योंकि हमारी हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो ही वचन होते हैं, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। हमारे यहाँ कोई चीज या तो एक होती है या फिर एक से अधिक होती है, हमारे यहाँ कोई चीज दो नहीं मानी गई है। अगर ध्यान दीजिए आप, अगर ये पूछा जाए कितना मार्कर है, कितना वचन है, ये भैया एक वचन है। अब यहां मैं इसमें दो मार्कर यहां पे रख दूं तो यहां पर अब ये दो नहीं माना जाएगा, वरन इससे हम कहेंगे ढेर सारे मार्कर हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी में जो वचनों की स्थितियां बताई गई वो दो बताई गई हैं, एक वचन और
बहुवचन बताएगी। आ रहा समझ में? तो यहां पर मतलब यह है कि जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आए तो उसे हम क्या कहेंगे? एक से अधिक बार कह देंगे। तो यहां आप देख रहे हैं जब किसी काव्य की पंक्ति में अनेक वर्ण, तो अनेक वर्ण राम, 2 वर्ण हुए यानी अनेक वर्ण हो गया, ठीक है। अनेक वर्ण की आवृत्ति, मतलब अनेक वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। उन अनेक वर्णों का जो दोहराव हो वो कितनी बार हो? तो एक बार होना चाहिए। वो दोहराव कितनी बार होना चाहिए? तो वह दोहराव एक बार होना चाहिए। तो यहां पर देखिए राम, राम यहां पर भी आ रहा है। अब ध्यान से समझो, यह जो स्थिति होगी वो कैसी होनी चाहिए? स्वरूपतः का मतलब होता देखने में एक जैसा। तो भैया देखो, यहां पर जो रा है और यहां पर जो रा है, दोनों देखने में एक जैसे हैं ना। यहां पर जो मां है और यहां पर जो मां है, दोनों देखने में एक जैसे हैं कि नहीं है? अर्थात स्वरूपता तो हो गया। अब बात करते हैं क्रमतः की। क्रमतः का मतलब होता है उनके आने का क्रम क्या है। क्रम का मतलब पहले रा आया है तो यहां पर भी पहले रा आया है, यहां पर मां दूसरे पर आया है तो यहां पर भी मां दूसरे पर आया है। अगर यही चीज राम और मरा हो जाए तब यह कभी भी छेका नहीं हो सकता है, कभी भी छेका नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा कि जब राम राम होगा, राम राम होगा तब होगा, क्योंकि रा पहले पर मां दूसरे पर, मां दूसरे पर। यहां पर रा पहले पर आ रहा है किंतु यहां पर रा पहले पर नहीं वरन दूसरे पर आ जा रहा है। तो इनका स्वरूप मतलब दोनों वर्ण एक जैसे भी हो और एक जैसे होने के साथ साथ उनके आने का क्रम भी एक जैसा हो। अगर यहां पर रा पहले नंबर पर आ रहा है तो यहां पर भी रा पहले नंबर पर आ रहा है, यहां पर मां दूसरे नंबर पर आ रहा है तो यहां पर भी मां दूसरे नंबर पर आ रहा है। जैसे हमने कहा एक हो गया कल और एक हो गया लक, तो यहां पर कभी भी छेका हो ही नहीं सकता। छेका के लिए कल कल होना चाहिए, कल कल होना चाहिए। अब एक बात और, यहां पर भी मात्रा से कोई मतलब नहीं होता। कल की जगह अगर ये किल होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये किली होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मात्रा से तो मतलब ही नहीं रखना है, हमें तो केवल वर्ण से मतलब रखना। तो यहां पर का पहले पर, यहां पर भी का पहले पर, यहां पर ला दूसरे पर और यहां पर ला दूसरे पर है, यही तो है। तो अर्थात जब किसी काव्य की पंक्ति में अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होगी, जो दोहराव होगा, वह एक ही बार होना चाहिए। किंतु यह दोहराव की जो स्थिति होगी वो होनी कैसे चाहिए? स्वरूपतः भी होनी चाहिए और क्रमतः भी होनी चाहिए। अर्थात वो देखने में भी एक जैसे हो और उनका शब्द में आने का क्रम भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है? अगर रा पहले पर है तो दूसरे शब्द में भी रा पहले पर होना चाहिए। अगर मां दूसरे पर है, जैसे रा पहले पर है तो दूसरे में रा पहले पे होगा, मां दूसरे पर है तो मां दूसरे पर होना चाहिए। आ रहा समझ में? बात समझ में आ रही ना? अर्थात राम रमापति जो शब्द दिया गया भैया, इस राम रमापति में ही अनुप्रास का कौन सा भेद है? तो यहां पर छे का अनुप्रास है। कौन सा है? छे का अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास भैया? छे का अनुप्रास है। इसके अलावा अगला उदाहरण है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, विकल रागिनी बजती है। अब आप यहां पर देखिए, क्या कोई ऐसा वर्ण है, कोई ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्ण एक साथ आए हों, दो वर्ण एक साथ आए हों और उनके आने का जो क्रम हो
ठीक जैसे वहां आया हो वैसे ही आगे भी आया हो। कोई ऐसा वर्ण है? तो देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। तो देखिए, कलित में आप देख रहे हैं का पहले पर है, ला दूसरे पर है कि नहीं? कलित में का पहले नंबर पर है ना, और शब्द में दूसरे नंबर पर क्या है? ला। और यहां विकल देख रहे हैं, विकल में देखिए का पहले नंबर पर है और ला क्या है? दूसरे नंबर पर है ना। अर्थात यहां पर कल कल अर्थात विकल का ये देखिए, और यहां पर ला आया समझ में? यहां पर का पहले पर है और यहां पर भी का पहले पर है, यहां पर ला दूसरे पर है और यहां पर ला दूसरे पर है। किस पर भैया? दूसरे पर है। ध्यान रहे, इसमें केवल वर्ण से मतलब होता है, उसकी मात्रा से मतलब नहीं होता है। आ रहा समझ में? उसकी मात्रा से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर क और ल, यहां पर भी क और ला। अब यह स्थिति किसकी है? तो यह स्थिति भी आपके छह का अनुप्रास की स्थिति है। किसकी भैया? छह का अनुप्रास की स्थिति है। किसकी स्थिति भैया? छह का अनुप्रास की। बात समझ में आई? किसकी स्थिति भैया? छह का अनुप्रास की है। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है वर दंत की पंगति, वरदंत की पंगति कुंदकली, कुंदकली, वरदंत की पंगत कुंदकली। अब यहां पर देखिए, क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है? ध्यान से देखिए, क्या यहां पर भी कोई स्थिति बन रही कि नहीं बन रही है? तो यहां पर देखिए भैया, यहां पर दंत में ता है और यहां पर का है, ठीक है। और यहां पर देखिए पंगति में ता है और कुंद में का है, और इन दोनों में देखिए अंतराल भी है। अंतराल है कि नहीं? देखिए यहां पर गैप है और देखिए यहां पर भी गैप है, यहां पर गैप है कि नहीं? ये दो अलग अलग शब्दों में मिल रहे हैं और यहां पर भी दो अलग अलग शब्दों में मिल रहे हैं। यहां पर देखिए ता जो है पहले नंबर पर है, तो यहां पर भी ता पहले नंबर पर आया है। यहां पर का दूसरे नंबर पर है, तो यहां पर भी का दूसरे नंबर पर है कि नहीं है? यहां पर पहले पर है, यहां पर ये दूसरे पर है, यहां पर यह पहले पर है और यहां पर यह दूसरे पर है। तो यह स्थिति किसकी है? तो यह स्थिति भी आपकी भैया किसकी है? छह का अनुप्रास की है। किसकी स्थिति भैया? छह का अनुप्रास की स्थिति है। मैंने क्या कहा कि जब किसी काव्य की पंक्ति में अनेक वर्ण, एक वर्ण नहीं भैया, अनेक वर्ण, अनेक वर्णों की आवृत्ति अर्थात अनेक वर्णों का जो दोहराव होगा वह केवल एक ही बार होना चाहिए। तो वह स्थिति आप देख रहे हैं, राम रमापति में रा पहले पर, तो रमापति में भी रा पहले पर है, मां राम में दूसरे नंबर पर है और रमापति में भी मां दूसरे नंबर पर है। तो यहां पर रा देखने में और यह रा देखने में एक ही जैसा है, ये मां देखने में ये मां देखने में एक जैसा है, अर्थात ये स्वरूप में भी एक जैसे हैं और क्रम में भी एक जैसे हैं, इसलिए यहां पर छह का अनुप्रास। बात समझ में आई? यहां पर करुणा कलित हृदय में आप देख रहे हैं कलित में कल और यहां पर विकल में कल, आने का जो क्रम है का पहले है ला बाद में है, का पहले है ला बाद में है। अगर यही विकल में लक हो गया होता, बिलक हो गया होता, तब नहीं होता, तब छह का नहीं होता। लेकिन कल का क्रम और यहां का और ला का क्रम जो है वो एक जैसा है, इसलिए यहां पर छह का है। बात समझ में आई? चलिए, इसमें और भी नियम है, उन नियमों को भी हम समझते हैं तो चीजें एकदम स्पष्ट आपकी हो जाएंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे के नियमों की चर्चा करता हूं आपसे।
चलिए चलिए अब हम लोग छेकानुप्रास का पहला नियम देखते हैं। छेकानुप्रास का पहला नियम देखते हैं। छेकानुप्रास का पहला नियम यह है, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उनमें से कोई एक वर्ण 3 बार आ जाए तो भी वहां पर छेका अनुप्रास ही होता है। आप लिखेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है? मैंने कहा यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति, अनेक वर्णों की आवृत्ति, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण 3 बार आए, 3 बार आए तो भी छेकानुप्रास ही होगा। छेकानुप्रास ही होगा, छेकानुप्रास ही होगा। जैसे बंदौ, गुरुपद, पदुम, परागा। बंदौ, गुरुपद, पदुम, परागा। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी पद 2 बार आया है, लेकिन इन वर्णों में आप ध्यान देंगे कि जो पावर्ण है वो 1 बार आया है। क्रमागत की बात हो रही है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि छेका अनुप्रास की स्थिति के लिए स्वरूपता और क्रमता होनी चाहिए। तो देखिए ये भी पा और ये पा तीनों के जो पा है वह शब्द के पहले ही वर्ण के रूप में आ रहा है। इसमें भी शब्द में पहला वर्ण, इसमें भी शब्द में पहला वर्ण, इसमें भी शब्द में पहला वर्ण हो रहा है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं आ रहा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर देखिए पा पहले पर, यहां पर भी पा पहले पर, यहां पर दा दूसरे पर, यहां पर दा दूसरे पर। देखिए यहां पर पा पहले नंबर पर है, यहां पर भी पा पहले नंबर पर है, यहां पर दा दूसरे नंबर पर है, यहां पर भी दा दूसरे नंबर पर है। और दोनों पा और दा देखने में एक जैसे भी हैं, लेकिन ये जो पा है वो एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है और तीन बार आ रहा है। तीन बार आ रहा है ना, तो वही तो नियम लिखा गया है, यदि अनेक वर्ण, क्या कहा मैंने, यदि अनेक वर्णों की आवृत मतलब होता है दोहराव, यदि अनेक वर्णों के दोहराव की जो स्थिति हो रही है वह एक ही बार हो, अर्थात जो अनेक वर्ण हैं वो एक ही बार तो दोहराया जा रहा है, हां एक ही बार दोहराया जा रहा है, किंतु उन्हीं वर्णों में से जो अनेक वर्ण हैं जो उनके दोहराव की स्थिति है, यदि उन्हीं वर्णों में से कोई एक ऐसा वर्ण है जो कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ जा रहा है, तो वहां पर भी 6 का अनुप्रास ही होगा। क्या होगा, 6 का अनुप्रास ही होगा। लेकिन अगर यही दोहराव की स्थिति पावर्ण 3 बार नहीं वरन 4 बार आ गया होता, तब कदापि 6 का नहीं होता, तब तुरंत वो वृत्त्या बन गया होता। लेकिन अगर एक वर्ण कोई ऐसा वर्ण है, दो वर्ण नहीं, केवल एक ही वर्ण ऐसा है जो 2 से 3 बार आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई भी व्यक्ति अगर एक गलती करता है तो हम उसे मानव की एक पहली भूल को माफ कर दिया जाता है, उस नियमानुसार जब कोई व्यक्ति एक गलती करता है हम लोग उसे माफ कर देते हैं, लेकिन 2-3 गलती करने वाले को फिर माफ नहीं किया जाता है। तो एक बार पा वर्ण जो है एक बार आया नियमगत आया, एक बार वो भूल बस गलती बस आ गया, तो इसलिए उसकी एक गलती माफ कर दी जाएगी। यहां पर भी आपका क्या होगा, 6 का अनुप्रास। क्या होगा, 6 का अनुप्रास होगा। अगला है सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, अनुरागा। अब देखिए यहां पर भी सा, यहां पर भी सा, यहां पर भी शा, लेकिन यहां पर शा के साथ रा आया और यहां पर शा के साथ रा आया, आ रहा ना। यहां पर जो सावर्ण देख रहे हैं वो एक बार, दो बार, 3 बार आ गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं सा के बाद में रा आया है और यहां पर भी सा के बाद में रा आया है, अर्थात यहां पर भी सा पहले पर, यहां पर भी शा पहले पर, यहां पर रा दूसरे पर, तो यहां पर भी रा दूसरे पर है। यहां पर सा पहले पर है, यहां पर रा दूसरे पर है, यहां पर भी सा पहले पर है और रा दूसरे पर है, अर्थात यह स्थिति किसकी है, तो यह स्थिति भी किसकी भैया, 6 का की स्थिति मानी जाएगी। यहां पर भी 6 का अनुप्रास ही होगा। मैंने बताया ना आपसे, यहां पर भी गलती हो रही है। यहां पर नियमता सा को केवल 2 ही बार आना चाहिए था और रा को भी 2 ही बार आना चाहिए था, लेकिन ये जो सा है वो नियम का खंडन कर रहा है, लेकिन एक ही गलती कर रहा है। सा को आना 2 बार चाहिए था, वो बेचारा 3 बार आ जा रहा है। कितनी बार आ जा रहा है, 3 बार आ जा रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, कितनी बार हो, एक बार हो, किंतु उन्हीं में से कोई एक ऐसा वर्ण है जो 3 बार आ जा रहा है, तो उसकी एक गलती को माफ करते हुए हम उसे भी 6 का अनुप्रास की बिरादरी में बैठा लेते हैं, ठीक है। अपना भाई बंधु अगर एक गलती करे तो क्या उसको घर से बाहर, समाज से बाहर नहीं, एक गलती के लिए हम उसे बाहर नहीं कर सकते हैं। एक गलती के लिए उसे डांटा जा सकता है, समझाया जा सकता है, किंतु अपनी बिरादरी या अपने परिवार से बाहर नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। भजत, भाजत, भाजन, भाजत, आगे है भानी। भानी। अब देखिए यहां पर भा, यहां पर भा, यहां पर भा,
ठीक है। लेकिन भा के बाद में जा यहां पर है, भा के बाद जा यहां पर भी है, भा पहले नंबर पर, यहां पर भी भा पहले नंबर पर, यहां पर जा दूसरे नंबर पर, यहां पर भी जा दूसरे नंबर पर है। यहां पर भा क्या है, पहले नंबर पर, यहां पर दूसरे नंबर पर, यहां पर पहले नंबर पर, यहां पर दूसरे नंबर पर। लेकिन गलती क्या हो जा रही है, यहां पर भा देख रहे हैं एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ जा रहा है। अर्थात भा नियमों को खंडित तो कर रहा है लेकिन एक ही गलती कर रहा है। तो मैंने आपसे यही कहा कि यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उनमें से कोई एक ऐसा वर्ण है जो 3 बार आ जाए तो वहां पर भी हम उसे 6 का मान लेते हैं। अर्थात यहां पर भी 6 का अनुप्रास ही होगा। क्या होगा, 6 का अनुप्रास ही होगा। इसके नियम नंबर 2 की चर्चा हम लोग इसकी अगली वीडियो में करेंगे। इसमें टोटल 3 नियम है। यदि 3 नियम आपकी समझ में आ जाता है तो फिर पेपर टाइम में आपको वृत्या और छेका कभी दिक्कत नहीं कर सकता है। चाहे आप टीजीटी दें, चाहे आप पीजीटी दें, चाहे आप टेट दें, चाहे आप सुपर टेट दें या हिंदी की कोई सी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी परीक्षा दें, आप इससे ज्यादा पेपर में नहीं आता है। कभी पेपर में से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, आता ही नहीं। तो आपको ये 3 नियम थोड़े से कठिन इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आप इन चीजों को पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे होंगे। तो 1 या 2 बार सुने इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग पर इस तरीके से स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगी कि पेपर में फिर गलती होगी ही नहीं। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ आप इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।